अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फकर में खुशामदीद। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 28 अगस्त को बुलाया जा रहा है। इस इजलास के लिए इब्तदाई जवाब यही पेश किया जा रहा है कि जनाब कुछ बिल्स ऐसे हैं जो कौमी असम्बली में पास हुए लेकिन सेनेट में फंसे हुए हैं, और कुछ बिल्स ऐसे हैं जिनको सेनेट ने मंजूर कर लिया लेकिन वो कौमी असम्बली में आकर जनाब उनकी फाइलों के नीचे पहिए नहीं लग सके। लिहाजा पार्लियामेंट का एक ऐसा मुश्तरका इजलास होगा जिसके अंदर ये वाली सारी की सारी जो रुकी हुई कानून साजी है ये एकदम से हो जाएगी। लेकिन इस इजलास के अंदर कौन कौन से ऐसे बिल्स हैं जो अभी तक रुके हुए हैं, और गवर्नमेंट का यह मानना है कि जनाब इन बिल्स को तेज रफ्तारी के साथ पास करना जरूरी है। इस हवाले से किसी तरह का कोई इशारा नहीं दिया गया कि जनाब कौन से ऐसे बिल्स हैं जिनकी वजह से कार्य सरकार जो है वो मुतासर है। अलबत्ता ये बात अपनी जगह पर बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो जवाज मर्जी पेश किया जाए, लेकिन इस्लामाबाद के सर्कल्स के अंदर और ख़ास तौर पर बाखबर हलकों के अंदर ये बात बहुत ही ज़्यादा इस वक्त कुछ ढकी छुपी नहीं है कि पार्लियामेंट का अगर मुश्तरका इजलास होगा तो वो प्लान बी के तहत होगा, और प्लान बी के तहत होने वाले इस इजलास में आईनी तरमीम को मंजूर किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट का प्लान ए कुछ और है, और अगर प्लान ए मुकम्मल नहीं होता तो मुश्तरका इजलास के जरिए प्लान बी को एग्जीक्यूट किया जाएगा और आईनी तरमीम की जाएंगी। पर जो प्लान है उसके अंदर तो किसी को कोई मेरा नहीं ख्याल के कोई जो है वो सोच आएगी इस तरह की कि जनाब प्लान ए में रुकावट क्या हो सकती है। यकीनी तौर पर प्लान ए जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकाकार है वो यही है कि कोई भी बिल अगर आपने पार्लियामेंट के अंदर पेश करना है या कोई भी आईनी तरमीम पार्लियामेंट के जरिए मंजूर करनी है तो वो बिल कौमी असम्बली या सेनेट दोनों ईवानों में से इब्तदाई तौर पर किसी एक ईवान में पेश किया जाएगा, और फिर अगर आईनी तरमीम है तो सेनेट के अंदर पेश करने के बाद उसको 2/3 अक्सरियत से मंजूर कराना है, और उसके बाद 2/3 अक्सरियत से मंजूरी के बाद उस बिल को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली भी अगर उस बिल को 2/3 अक्सरियत के साथ मंजूर कर लेती है तो आइन में तरमीम हो जाएगी, और ये तरमीमी मुसवदा सदर साहब के पास जाएगा और सदर साहब उसके ऊपर चिड़िया बिठाएंगे, और उसके बाद जनाब वो आइनी तरमीम जो है वो ना सिर्फ आइन का हिस्सा बन जाएगी बल्कि उसके बाद वो पाकिस्तान के कानून को रेगुलेट करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाएगी। अब यही वो नुक्ता है जहां पर अगर सारी की सारी गेम ना थोड़ी सी जो जिसके बारे में मुख्तलिफ लोग शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये मानना है क्योंकि इस वक्त नंबर्स गेम अगर देखी जाए तो वो नंबर्स गेम पूरी नहीं है गवर्नमेंट के पास, और लोगों का ये मानना है कि नंबर्स गेम इस वजह से पूरी नहीं है कि अभी तक वो जो डेफिसिट है 14 मेंबर्स का, वो डेफिसिट अभी तक पूरा होने के हवाले से कोई हतमी ऐलान नहीं आया। नई पीटीआई के वो लोग सामने आए हैं जो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में आज़ाद हैं, और कोई ग्रुप अभी तक उभर के सामने नहीं आया जो इस आईनी तरमीम के जरिए अपनी पॉलिटिकल कैरियर की कुर्बानी दे सके। अब अगर हमने इन तमाम बातों को दुरुस्त तस्लीम कर लें तो फिर प्लान बी को एग्जीक्यूट होने में बहुत ही ज्यादा उसके इम्कानात पाए जाते हैं। लेकिन प्लान बी पर बात करने से पहले अगर हम इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेशन को देखें जो कि आईनी तरमीम के लिए ज़रूरी है, तो मेरा ख्याल है कि हमारे सामने पिक्चर बहुत ही हद तक वाज़े हो जाती है। अगर मैं आईनी तरमीम के हवाले से आपके सामने एक मंजरनामा रखता हूं, और अगर वो मंजरनामा जो मेरी राय है या मेरी इतला है अगर वो उसके मुताबिक चलेगा तो फिर ज़रा हम देखते हैं कि वो सूरत हाल कैसे हो सकती है। ये भी हो सकता है कि यही वो हुकूमती प्लान हो जिसने आगे चल के एग्जीक्यूट होना हो। पार्लियामेंट के अगर नए मंजूर शुदा कानून के मुताबिक देखें तो उसके मुताबिक ये जो भी इलेक्शन एक्ट में तरामीम की गई हैं उसके मुताबिक दूसरा बयान हल्फी दाखिल नहीं किया जा सकता। दूसरा बयान हल्फी दाखिल ना होने के बाद वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला है वो बिल्कुल रायगान चला जाएगा, और मासिवाय उन लोगों के जिनको खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पीटीआई का हिस्सा करार दे चुकी है, और इलेक्शन कमीशन भी उसके हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। उन 39 मेंबर्स के प्रपोर्शन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलॉट कर दी जाएं, और बाकी मानदा जो मखसूस नशिस्तें बचती हैं वो पार्लियामेंट में
मौजूद दीगर सियासी जमातों में तकसीम कर दी जाएं और उस तकसीम के नतीजे में हुकूमत को अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 11 नशिस्तें मिल जाएंगी और उन 11 नशिस्तों की मौजूदगी के अंदर गवर्नमेंट के लिए वो जो डेफिसिट है 210 से लेकर 214 का, वो ना सिर्फ कम हो जाएगा बल्कि उसके बाद सिर्फ 3 वोट्स उनको और दरकार होंगे, जिसके नतीजे में वो आईनी तरमीम को मंजूर कर सकते हैं। अब इस 3 नशिस्तों के लिए मुख्तलिफ मखसूस नशिस्तों के हामिल ही लोगों से रब्ता करके उनको अकोमोडेट किया जा सकता है, लिहाजा ये कोई इतनी बड़ी गेम नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कल बरोज पीर सुबह 10 बजे अपने सेशन के यानी अपने रोजमर्रा काम के आगाज पर ही इस तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी कर दे, या दोपहर 1 बजे 2 बजे 3 बजे पार्लियामेंट के इस 5 बजे के इजलास से पहले इस तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी कर दे, तो फिर उसके नतीजे में कौमी असम्बली का जो इजलास कल शाम 5 बजे होने जा रहा है, उसमें ये जो मखसूस नशिस्तों के तकसीम के बाद उनका हल्फ जो है वो कौमी असम्बली लेगी और स्पीकर साहब जो हैं उनके नोटिफिकेशन के बाद उनसे हल्फ लेंगे और हल्फ लेने के फौरी बाद ईवान ना सिर्फ मुकम्मल हो जाएगा बल्कि उस ईवान के मुकम्मल होने के बाद आईनी तरमीम का जो मुसवदा है वो पेश कर दिया जाएगा कौमी असम्बली में। और कौमी असम्बली में सपोज करते हैं कि 5 बजे कौमी असम्बली का इजलास होता है, 5:10 पर स्पीकर साहब जो हैं वो नए अरकान असम्बली से जिनका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन करेगा उनसे हल्फ लेते हैं और 5:30 बजे हल्फ की बर्दारी मुकम्मल होने के बाद और रोल ऑफ रजिस्टर पर दस्तखत करने के बाद वो ईवान के मेंबर के तौर पर लेजिस्लेटिव बिजनेस में हिस्सा लेने के एलिजिबल हो जाते हैं। लेजिस्लेटिव बिजनेस में एलिजिबल होने के बाद 5:30 बजे वजीर कानून आजम नज़ीर ताड़र साहब ये जो मुसवदा है आईनी तरमीम का ये टेबल करते हैं कौमी असम्बली में, और टेबल करने के बाद शोर शराबा इसके ऊपर शुरू हो जाता है अपोजिशन का, और अपोजिशन बिल फाड़ती है, स्पीकर का घेराव करती है, नारेबाजी करती है, चीखो पुकार करके अपने हलक को बिठा लेती है। लेकिन इसके बावजूद ये जो आईनी तरमीम का मुसवदा है इसको मंजूर इस वजह से कर लिया जाएगा कि गवर्नमेंट के पास नंबर्स गेम के एतबार से 224 अरकान असम्बली मौजूद हैं। कौमी असम्बली में इस बिल की मंजूरी के बाद चूंकि पीर वाले दिन ही सेनेट का एक इजलास हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर, जैसे ही ये 2/3 अक्सरियत से बिल मंजूर होगा कौमी असम्बली से, सपोज करते हैं 6:30 बजे, तो 6:30 बजे ये वाला जो मुसवदा है ये सेनेट के अंदर भी पेश कर दिया जाएगा, जहां पर हुकूमत अपने इत्तेहादियों और मौलाना फजलुर रहमान साहब की मेहरबानी के साथ 64 अरकान की अक्सरियत से ये 2/3 अक्सरियत की हामिल हुकूमत जो है आईनी तरमीम के इस मुसवदे को भी सेनेट में यूं चुटकियां बजाते ही मंजूर कर लेगी। उसके बाद ये बिल जो है मंजूरी के बाद फौरी तौर पर ईवान सदर भिजवाया जाएगा और ईवान सदर भी इसके ऊपर दस्तखत करके इसका बाज़ाब्ता तौर पर गजट नोटिफिकेशन जारी कर देगा। और गजट नोटिफिकेशन जारी होने का मतलब ये होगा कि ये आईनी तरमीम आइन का हिस्सा बन जाती है। अब यहीं से अगले खेल का आगाज होगा, क्योंकि वो तमाम लोग जो ईमानदारी का वजन उठा रहे हैं उनका ये मानना है कि जैसे ही ये तरमीम का या बिजनेस शुरू होगा उसको फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने का मतलब यह होगा कि इस आईनी तरमीम के प्रोसेस को रोका जा सकता है। उन तमाम लोगों को जो इस बारे में राय का इजहार करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लेजिस्लेटिव बिजनेस को रोकने के लिए हुक्म इम्तना जारी किया जाएगा, उनके लिए इतला है कि पीर यानी कल से शुरू होने वाले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिर्फ 2 जज साहिबान हैं जो मौजूद हैं, बाकी तमाम जज साहिबान रुखसत पर हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब मुसलसल 7वां हफ्ता है कि वो रुखसत पर हैं, और कल जो 2 जज साहिबान का रोस्टर जारी किया गया है नेक्स्ट वीक के लिए वो हैं जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान। ये जो 2 जज साहिबान हैं ये अगले हफ्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो अपने फ़राइज़ हैं वो अंजाम देंगे। इसका मतलब ये है कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई होती है कल परसों तरसों, तो उसको चैलेंज अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किया जाएगा तो जस्टिस काजी फायज
फायज ईसा जैसा आइन पसंद आदमी किसी भी तौर पर, चूंकि माजी में भी जस्टिस काजी फायज ईसा ने लेजिस्लेटिव बिजनेस के ऊपर हुक्म इम्तना देने के फैसलों के ऊपर शदीद तनकीद की है, और खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट पर हुक्म इम्तना देने के बाद तो उन्होंने जुडिशियल वर्क ही छोड़ दिया था बतौर एहतजाज। तो ये तो मुमकिन नहीं है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब इस लेजिस्लेटिव बिजनेस को रोकें। लिहाजा ये दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद तो होगी, दायर तो होगी, लेकिन इसके ऊपर किसी तरह का कोई ऑर्डर पास होने का अगर कोई इम्कान है तो वो सिफर है। इसका मतलब ये है कि आईनी तरमीम के मंजूर होने में कोई रुकावट नहीं होगी। अब अगर आईनी तरमीम के अंदर कोई रुकावट नहीं है तो फिर इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो आइन में तरमीम के अमल को काला दम करार नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट कानून यानी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को काला दम करार दे सकती है, लेकिन ऐसी कानून साजी, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2/3 अक्सरियत के साथ मंजूर किया गया हो, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी भी सूरत चाहते हुए ना चाहते हुए उसके तरीक़ाकार पर एतराज़ तहफ़्फ़ुज़ात होते हुए भी इस आईनी तरमीम को रद्द नहीं किया जा सकता, काला दम नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सूरत हाल है ये ना सिर्फ गवर्नमेंट की फेवर में होगी, बल्कि वो आईनी तरामीम जो वो मंजूर करना चाहते हैं वो मंजूर कर लेंगे। इस हवाले से जो वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात हैं जनाब अता तारड़ साहब, उनका ये कहना और बरमला इस बात का इजहार करना कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की एक्सटेंशन या उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से किसी तरह का कोई भी फैसला या इरादा गवर्नमेंट का नहीं है, और ना ही गवर्नमेंट इस हवाले से कोई आईनी तरमीम ला रही है। ये बहुत ही टेक्निकल किस्म की वजाहत है, क्योंकि उन्होंने पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन तो बिल्कुल भी नहीं करनी। इस तरह की कोई लेजिस्लेशन गवर्नमेंट नहीं करेगी जिससे किसी फर्द वाहद को फैसला हो। अगर इस हवाले से आईनी तरमीम होगी तो जिस तरीके से मैंने आपकी खिदमत में पहले भी अर्ज कर चुका हूं, ओहदे की मुद्दत का तयन कर दिया जाएगा। यानी चीफ जस्टिस के लिए जो उम्र की हद है वो है 65 साल, और जो 65 साल की उम्र में चीफ जस्टिस बनेगा वो अगले 3 साल तक चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज रहेगा। इसका मतलब यह है कि चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत का तयन 3 साल कर दिया गया है। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी चीफ जस्टिस बने और वो 12-12 साल तक चीफ जस्टिस रहे इफ्तिखार चौधरी की तरह। इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं होगी। और उसके साथ साथ जो रिटायरमेंट की एज है उसको 62 साल से बढ़ाकर 65 साल कर दिया जाएगा। और चूंकि ये भी अक्रॉस द बोर्ड होगा, ये ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी लागू होगा, ये फौज के ऊपर यानी महकमा दिफा के ऊपर भी लागू होगा, ये जुडिशरी के ऊपर भी लागू होगा। लिहाजा वो तमाम लोग जो इस बारे में ये राय रखेंगे कि जनाब ये पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है, तो इस लेजिस्लेशन का फायदा खुद उनको भी उठाना होगा, उनको भी ये फायदा मिलेगा। लिहाजा ये कह देना कि जनाब इस आईनी तरमीम की मंजूरी में कोई रुकावट आएगी, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। हाँ, जहां तक प्लान बी की बात है, प्लान बी बहुत ही ज्यादा टेक्निकल है, क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की वो जुबान देखें जो इस लेजिस्लेशन के हवाले से है, और इसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये बड़ा वाज़ेह है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 239 और इसकी क्लॉज 1 है, A bill to amend the constitution may or originate in either house, and when the bill has been passed by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the house, it shall be transmitted to the other house। यानी क्लॉज 1 ये कहती है कि आईनी तरमीम के हवाले से कोई भी मुसद्दा कानून पार्लियामेंट के दोनों ईवानों यानी ईवान ज़ेनी या ईवान बाला दोनों में से किसी भी जगह पर पेश किया जा सकता है, और उस ईवान से 2/3 अक्सरियत से मंजूरी के बाद इस मुसव्वदा कानून को या इस आईनी तरमीमी बिल को दूसरे ईवान में भिजवाया जाएगा मंजूरी के लिए। क्लॉज बी ये कहता है, if the bill is passed without amendment by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the house to which it is transmitted under clause 1, it shall
subject to the provisions of the clause 4 be presented to the president for assent. यानी जो ईवान बाला या ईवान ज़ेरी से मंजूर होने के बाद आईनी तरमीम का मुसवदा आएगा दूसरे हाउस में, वहां पर भी अगर इसमें किसी तरह की कोई तरमीम मुतारफ नहीं कराई जाती तो इसके बाद 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी इस मुसवदे को मंजूर करने के लिए। और अगर 2/3 अक्सरियत से इस मुसवदे को मंजूर किया जाता है तो फिर इस को हतमी मंजूरी के लिए यानी प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए भिजवा दिया जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और उसके बाद जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो इसको मंजूरी करेंगे और ये आईनी तरमीम मुकम्मल हो जाएगी। क्लॉज 3 ये कहता है, इफ द बिल इज पास्ड with amendment by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House to which it is transmitted under Clause 1, it shall be reconsidered by the House in which it had originated, and if the bill as amended by the former House is passed by letter by the votes of not less than 2/3 of its total membership, it shall subject to the provisions of the clause. उसके बाद आ जाता है Clause 4, be presented to the president for the assent. यानी अगर किसी भी ईवान के अंदर मुसवदे में किसी तरह की कोई तरमीम तजवीज़ की जाती है तो उस तरमीम को भी 2/3 अक्सरियत से मंजूर करना पड़ेगा और फिर वापस उसी ईवान में भेजना पड़ेगा जहां से इस मुसवदा कानून को मुतारफ कराया गया था, और इस तब्दीली को वहां भी 2/3 अक्सरियत से मंजूर कराना पड़ेगा, और उसके बाद ये आएगा प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट हतमी मंजूरी दे के इसका गजट नोटिफिकेशन जारी करेंगे। अब ये जो क्लॉज है 239 जिसके जरिए आईनी तरमीम होगी, इसमें यह बात किसी जगह पर नहीं लिखी कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से आईनी तरमीम हो सकती है। इस बिल के अंदर अगर आप गौर करें जो क्लॉज 1 है उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है मे ओरिजिनेट, यानी इसको भिजवाया जा सकता है, मुतारफ कराया जा सकता है किसी भी ईवान में ओरिजिनेट यानी इसको मुतारफ कराया जा सकता है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी जगह पर भी ये बात नहीं लिखी कि जनाब मुश्तरका इजलास होगा और उस मुश्तरका इजलास में 2/3 अक्सरियत के साथ मुसवदा कानून को मंजूर किया जाएगा, लेकिन ये बात भी कहीं नहीं लिखी कि मुश्तरका इजलास में आईनी तरमीम नहीं हो सकती। अब चूंकि ये एक ग्रे एरिया है, ठीक है जी, इस ग्रे एरिया के अंदर जो कुछ कर दिया जाएगा वो दुरुस्त भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, वो आईनी करार भी पाया जा सकता है, वो गैर आईनी करार भी पाया जा सकता है, और ये कासिम सूरी साहब वाला मामला बन जाएगा जो उन्होंने तरीके अदम एतमाद को मुस्तरद किया था आइन के आर्टिकल 5 के तहत, और अगर वो सुप्रीम कोर्ट उस पर मोहर लगा देती तो ये जो है वो मुकम्मल तौर पर वो जो है लीगलाइज हो जाना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर नहीं लगाई, लिहाजा वो पूरे का पूरा प्रोसेस निकल गया। ये मामला है आईनी तरमीम का, और यहां पर इस इबहाम का फायदा कैसे उठाया जाएगा और उसके लिए कौन सी कानूनी ग्राउंड्स को इख्तियार किया जाएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। और अगर हुकूमत प्लान बी के तहत इस चीज़ को आगे लेके चलेगी तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि गवर्नमेंट का इनफैक्ट जो इरादा है वो आईनी तरमीम का नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट का इस सूरत हाल को मज़ीद कंफ्यूज करने का और उस कंफ्यूजन के ज़रिए अपने लिए कुछ गुंजाइश हासिल करने का है। मेरा ये मानना है इस सारी सूरत हाल में। अब देखना यह है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इस आईनी मुसवदे को पेश किया जाता है या कौमी असम्बली और सेनेट के अलग अलग इजलासों में इस मुसवदे को पेश किया जाता है। मुसवदा तो पेश होगा, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं। इसके तरीक़ाकार पर इख्तलाफ है कि जनाब इसको कैसे किया जाएगा। अपनी राय को जरूर ज़ाहिर कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।